तो खबर बहुत बड़ी है। शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने वाली है और वो भी ओमान में। जी हां, हफ्तों से ये दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, एक दूसरे को बर्बाद करने को लेकर। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि बातचीत किन मुद्दों पर होगी, दोनों तरफ से क्या पेचीदगियां हैं और इससे पहले यानी कि शुक्रवार तक पहुंचते पहुंचते दोनों देशों के बीच क्या घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले बड़ी खबर जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुक्रवार को ओमान में होगी। अल जजीरा से बात करने वाले दो सूत्रों के मुताबिक कतर, तुर्की और मिस्र के मध्यस्थों ने ईरान और अमेरिका के सामने कुछ अहम सिद्धांतों का एक ढांचा रखा है जिस पर इन वार्ताओं में चर्चा की जाएगी। यह बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब पूरा इलाका ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर सतर्क है। पिछले महीने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब सागर में अमेरिकी सेनाओं को तैनात करने का आदेश दिया था। तो दो तरह की चीजें हो रही थी दोस्तों। एक तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, यूएसएस जंगी जहाज एब्राहम लिंकन जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ 1 फरवरी और 2 फरवरी को ईरान ने नौसेना अभ्यास किया। और बात यहां पर रुक नहीं रही है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इसी महीने के अंत में ईरान के साथ रूस और चीन भी आने वाले हैं नौसेना अभ्यास में। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत किन मुद्दों पर हो रही है। तो अब यह बात मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूं। एक एक मुद्दा आपके स्क्रीन पर आ रहा है, गौर फरमाएं। बातचीत 3 मुद्दों पर होगी: यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट। अब यहां पेचीदगी क्या है दोस्तों? अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन दोनों ही IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन बताते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं, मध्य पूर्व में ऐसे कई गुट हैं जिनका समर्थन ईरान करता है, हिजबुल्लाह से लेकर हमस। और अमेरिका इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं चाहता। क्या ईरान अपने देश में शांति के लिए इन दो संगठनों का साथ छोड़ सकता है? इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। आगे गौर फरमाइए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान के अंदर किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। वहीं ईरान कहता है कि वो अधिकतम 20% तक संवर्धन सीमित करने को ही तैयार है। वॉशिंगटन यह भी चाहता है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर रोक लगाए। फिलहाल इन मिसाइलों की रेंज करीब 2500 किलोमीटर है, जिससे इसराइल और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकाने उसकी पहुंच में आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, जब अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, तो अमेरिका यह कैसे उम्मीद करेगा कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को त्याग दे? गौर फरमाएं, ईरान इस बारे में क्या कहता है। ईरान का कहना है कि मिसाइलें उसकी रक्षा जरूरतों का हिस्सा हैं। वो जून में इसराइल के हमलों का हवाला देता है जिसमें 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए थे। अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान पूरे क्षेत्र में गैर सरकारी सहयोगियों को समर्थन देना बंद करे। इस मांग का समर्थन इसराइल और कुछ अरब देश भी करते हैं। ईरान इस तर्क को खारिज करता है और कहता है कि जिसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, उसका समर्थन अस्थिरता फैलाने वाला नहीं है। इसके अलावा ईरान का रणनीतिक अंतरिक्ष कार्यक्रम भी मुद्दा है, जिसका मकसद सैटेलाइट डिजाइन और संचार में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वॉशिंगटन, इसराइल और अन्य पश्चिमी देशों ने इस कार्यक्रम और तेहरान मॉस्को के बढ़ते सहयोग पर चिंता जतलाई थी। अब यहां पर एक मुद्दा रखने की जरूरत है। अगर अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से प्रॉब्लम है, मिसाइल प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, तो बात समझ आती है यहां पर उसे प्रॉब्लम उसके स्पेस प्रोग्राम से भी है, अंतरिक्ष प्रोग्राम से भी है। और ईरान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। तेहरान का मानना है कि बातचीत निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। गौर फरमाएं, तेहरान का कहना है कि बातचीत निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें प्रतिबंध हटाने का मुद्दा भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि इन प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो समझौता चाहते हैं। हालांकि इलाके में जमा हो रही अमेरिकी सेनाएं दूसरे विकल्प के लिए भी तैयार हैं। क्षेत्र के देश उम्मीद कर रहे हैं कि कूटनीतिक कोशिशें तेहरान और वॉशिंगटन को किसी नतीजे तक पहुंचाएंगी। याद कीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था
कि हम ईरान पर हमला करेंगे और उन्होंने यूएसएस एब्राहम लिंकन को ईरान की तरफ भेज दिया था, तब कम से कम 4 देशों ने अमेरिका के खिलाफ बगावत की। कतर, यूएई, सऊदी अरब और तुर्की। तुर्की ने तो इसराइल की भरपूर भर्त्सना की थी, आलोचना तक की थी। कतर ने यह कह दिया था कि हमें अपने बेसिस में अमेरिकी सैनिक नहीं चाहिए। और इन चारों ने एक शब्द में कहा था कि ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं है। इसराइल की आलोचना भी की थी, लिहाजा ट्रंप के लिए मुश्किल हो गई। और दूसरी तरफ ईरान पर अब हमला करना इतना आसान नहीं है। याद कीजिएगा, उनके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान ने अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर ली थी। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अमेरिका की तरफ से क्या चुनौती थी, मगर उससे पहले मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अमेरिकी हमले के मद्देनजर ईरान ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली थी, पुख्ता कर ली थी। देखिए मेरी उस रिपोर्ट का यह हिस्सा। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान के मिलिट्री आर्सेनल में 1000 ड्रोन शामिल किए गए हैं। वैसे एक युद्ध के हिसाब से यह कोई बहुत बड़ी संख्या लगती नहीं है, मगर रणनीतिक तौर पर यह ड्रोन्स किस तरह का परिवर्तन लाएंगे, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। गौर फरमाएं, ईरान ने बढ़ते अमेरिकी ईरान तनाव के बीच अपने सेना में 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन शामिल करने की घोषणा की है। ईरान की नियमित सेना का कहना है कि 1000 ड्रोन उनकी चारों प्रमुख शाखाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस की लड़ाकू इकाइयों में शामिल कर दिए गए। ये ड्रोन ईरानी सेना के विशेषज्ञों ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर विकसित किए हैं। कहा गया है कि ये जमीन, समुद्र और हवा में मौजूद स्थिर और चलते फिरते ठिकानों पर हमला करने, निगरानी करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशंस में सक्षम हैं, काबिल हैं। सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने इसे ईरान की रणनीतिक क्षमता मजबूत करने वाला कदम बताया और कहा कि इससे तेज सैन्य कार्रवाई और किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की ताकत बढ़ेगी। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये जो 1000 ड्रोन वाली खबर है, ये इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। गौर फरमाएं, ये घोषणा एक ऐसे समय आई है जब अमेरिका के नेतृत्व में एक नेवल आर्माडा मिडिल ईस्ट के पानी में पहुंच रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास नए परमाणु समझौते के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। साथ ही ईरान भी यह कह रहा है कि अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब तुरंत और पहले से ज्यादा सख्त होगा, जिसमें अमेरिकी ठिकानों और इसराइल को निशाना बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान ये जो ड्रोन तैनाती हुई है 1000 ड्रोन्स, इसे जोड़कर देख रहा है हाल ही में जो 12 दिन की जंग हुई थी इसराइल के साथ। आपको गौर करना पड़ेगा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के इस ताजा बयान पर। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो एक क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी कि खामेनी ने अपने इस संदेश के जरिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम पड़ोसी राज्यों को भी चेतावनी दे डाली है। और बात वहां नहीं रुकती, खामेनी ये भी संदेश दे रहे हैं कि इस इलाके में इस वक्त ढेरों दरारें हैं, ढेरों मतभेद हैं। ये मत सोचिए कि ईरान पर हमला करके मुद्दा वहीं तक सीमित रहेगा। ये मुद्दा उग्र हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जिसका अंदाजा अमेरिका को नहीं है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको सुनाने वाला हूं कि खामेनी ने क्या कहा है। जी हां, खामेनी ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका हमसे ईर्ष्या करता है क्योंकि हमारे पास स्वाभाविक स्रोतों की, नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है और ये तमाम चीजें वो हमसे छीनना चाहते हैं। मगर सबसे पहले अल जजीरा की खबर आपके स्क्रीन पर, और न सिर्फ अल जजीरा, तमाम इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स यानी कि बीबीसी भी ये खबर बतला रही है आपके स्क्रीन पर। खामेनी वॉर्न्स यूएस ऑफ रीजनल वॉर इफ ईरान इज अटैक्ड। हिंदी में उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके देश पर कोई भी हमला हुआ तो इसका अंजाम पूरे क्षेत्र में युद्ध के रूप में होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत जुटा रहे हैं। रविवार को तेहरान के डाउनटाउन में एक कार्यक्रम के दौरान 86 साल के खामेनी ने कहा,
उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इस बार उन्होंने जंग शुरू की तो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको सुनाने वाला हूं खामेनी ने और क्या कहा। खामेनी कहते हैं कि ईरान के अंदर कई आकर्षक चीजें हैं और पश्चिमी देशों को इस बात से ईर्ष्या है। वो क्या कह रहे हैं और समानांतर तौर पर आधे स्क्रीन पर उसका हिंदी में अनुवाद आप देखते रहेंगे। सुना जाए। در ایران شما کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره. خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاده طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری. خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چی دست اونها بود. هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانع. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، از این یعنی حرفای مفتی است که میزنن اونها. مسئله اینه. او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. और बात वहां पर नहीं रुकती है दोस्तों। ईरान की तैयारी अभी अभी आपने देखी। अमेरिका का जो जंगी जहाज है यूएसएस एब्राहम लिंकन, वो भी तमाम सैनिक साजो सामान के साथ लैस ईरान की तरफ बढ़ रहा था। और इसी मंच पर मैंने आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताया था कि यूएसएस एब्राहम लिंकन में कितना दम है। देखा जाए। यूएसएस एब्राहम लिंकन एक परमाणु संचालित अमेरिकी विमान वाहक पोत जो एक मोबाइल हवाई अड्डे के रूप में काम करता है और दुनिया भर में लड़ाकू, निगरानी तथा सहायता मिशंस के लिए विमान लॉन्च करता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कम से कम 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी कि मिसाइलों को बर्बाद करने वाली क्षमता रखने वाली चीजें। और वो क्या क्या हैं आपके स्क्रीन पर। पहला, यूएसएस करियर स्ट्राइक ग्रुप अर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस स्प्रून्स, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। इसके अलावा यूएसएस एब्राहम लिंकन में यानी इस जंगी जहाज में कौन कौन से विमान तैनात हैं, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं। F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट्स करियर आधारित फाइटर और स्ट्राइक विमान, F-35C लाइटनिंग 2 करियर ऑपरेशन के लिए स्टेल्थ फाइटर, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तथा रेडार जैमिंग विमान, E-2D हॉकाय हवाई प्रारंभिक चेतावनी और कमान एवं नियंत्रण विमान, MH-60R/S सी हॉक्स पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतही युद्ध और खोज बचाव के लिए हेलीकॉप्टर। और जहां तक इस पूरे एब्राहम लिंकन की हम बात करें, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, क्योंकि देखिए इस एब्राहम लिंकन जंगी जहाज में विमान उतर भी रहे हैं, टेक ऑफ भी कर रहे हैं। लिहाजा आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह जहाज कितना बड़ा है, कितना सकरा है और इसकी तमाम डायनामिक्स पैरामीटर्स क्या हैं। गौर फरमाएं। इसकी लंबाई है 333 मीटर यानी 1092 फुट, विमान क्षमता लगभग 90, चालक दल 5680 जिसमें शामिल है जहाज और वायुदल, गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 35 मील प्रति घंटा। तो एक तरह से दोनों तरफ से तैयारियां पूरी थीं। हालात बहुत चिंताजनक थे, मगर अब
बातचीत हो रही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और ईरान में अगर जंग हुई तो यह सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगी, पूरा मध्य पूर्व जलने लगेगा। मध्य पूर्व जहां बड़ी तादाद में भारतीय हैं, और मध्य पूर्व की आग दक्षिण एशिया यानी भारत और पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है, और युद्ध किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।